जी वापस आ गए। चले हम ये अब मोडेलिटीज़ की रेशो पे पहुँचे। आवाज़ आ रही मेरी वीडियो? यस मैम। जी। तो जो रेशियो है वो जो हम ज़्यादा देखने वाले जो सी हैं उनकी 83% है, सुनने वालों की ये रिसर्च हुई है जो कि डॉक्टर एल.डी. रोजनबल्म इनकी रिसर्च के मुताबिक जो है ना, ये जो स्मेल वाले हैं 3.5% है, टच की 1.5% और टेस्ट की 1.0 है। ज़्यादातर हम सब जो लोग होते हैं ना वो विजुअल वाले 83% है विजुअल के। अब हम किस तरह से ये देखेंगे कि आई मूवमेंट से, इसको आई क्यूज कहते हैं, कि किस तरह से हम सेंसरी रिप्रेजेंटेशन को जानेंगे। तो अब ये वाला बाकी आपने जो भी चीज़ें यहाँ से आपने लर्न की, इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा और तब आपने मास्टर होना है कि किस तरह से फिर आपने इस पे को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करना है। रोज़ाना जब आप इन आई पैटर्न को देखेंगे तो चीज़ें पता चलेंगी, लोगों के अल्फाजों को नोट करेंगे तो फिर उस तरह से अपनी मोडेलिटी का पता चलेगा। तो उसके बाद आप आराम से दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और रेपो बिल्ड करके जो रिज़ल्ट है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये जो मॉडल है मैंने बताया कि जो हमने पहले जो हमारी मोडेलिटी है उसके मुताबिक। जी अच्छा, वो कह रही हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा। आमना आपको सुनाई नहीं दे रहा? बाकियों को आ रही है आवाज़? यस मैम। यस मैम। आमना कोई आपके एंड पे कोई इशू है, थोड़ा चेक कर लीजिए नेट भी और दोबारा से। बाकी सबको आ रही है। तो ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये देख लें, विजुअल वाले हमेशा बड़ी पिक्चर देखते हैं, सामने देखते हैं, सर उनका ऊपर होता है और जब बात करते हुए ऊपर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो वो कोई चीज़ बना रहे होंगे। जिस तरह हम किसी को ये कहें कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपके बच्ची लाल फ्रॉक में कैसी लगेगी, तो आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो कोई विजुअल पर्सन है, कोई भी हो सकता है, तो वो लेफ्ट साइड पे जब ऊपर ऊपर देखने वाली आई मूवमेंट बार बार ऊपर जो लेके जाता बात करते हुए, वो विजुअल है। आंखों से हमने इस तरह से जज करना है। अब जो रिकॉल है, जो रिकॉल करनी है कोई चीज़, स्मॉल रिकॉल, तो वो ये लेफ्ट साइड पे टोटली जो है, राइट साइड पे ऊपर करना, वो चीज़ें याद रखना, कोई छोटी चीज़ें याद रखना, वो ऊपर करके आंखें, और उसके बाद नीचे ऑडिटरी है। ऑडिटरी में जो बंदे होते हैं वो कानों की तरफ, उनकी आंखें दरमियान में होंगी और इधर से कान की तरफ राइट साइड पे जो है वो याद कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और जो बॉडी सेंसेशन, टेस्ट, स्मेल, ये सारी चीज़, ये सारी उस क्या क्या चीज़ें याद कर रहे हैं, ये उसका भी है। बॉडी सेंसेशन याद कर रहे हैं तो वो नीचे, क्योंकि वो कोई चीज़ फीलिंग्स जो है, जो भी होगा, ऑडिटरी होगा, विजुअल होगा, काइनेस्थेटिक होगा, ऑडिटरी, डिजिटल होगा, जब वो इधर से आपको याद रह जाएगा कि जब वो फीलिंग्स की तरफ जाएगा तो वो नीचे की तरफ उसकी होंगी। टेस्ट का होगा तो वो जो है ना उसकी भी नीचे की तरफ, क्योंकि वो एक फीलिंग्स है ना। जो काइनेस्थेटिक की चीज़ें वो सारी आंखें उनकी नीचे होंगी। और जो दूसरी याद बनाने वाली, वो जिस तरह की मॉडलिटी है उसके मुताबिक वो लेफ़्ट और राइट में सिर्फ फ़र्क याद रखिएगा। राइट में हमेशा याद करने वाली होगी और जो बनाने वाली तस्वर वो लेफ़्ट में होगा। अब क्या करें, इनको आवाज़ नहीं आ रही, कोई मुझे बताएं क्या फ़िक्स करें। आमना को आवाज़ नहीं आ रही, उसको मैंने म्यूट कर दिया हुआ है। आप सबको आ रही है? मैं अनम्यूट करके देखूं इनको। आ रही मैम। अच्छा, सबको आ रही है, उनको फिर मैसेज टाइप करें कि हम सबको आ रही है, वो अपने एंड पे चेक करें। जी यस आमना, आपकी तरफ से इनको टाइप करें कि आपके एंड पे मसला है, उनको मसला आ रहा है। ठीक है, वो दोबारा कर लेंगी। अब ये क्लियर कट है, राइट साइड पे देखें, याद करना, लेफ्ट पे कंस्ट्रक्ट करना। अब ये टूवर्ड्स पर्सन होता है कि वो किस, ठीक है, वो कह रही है अभी बताती है। अब इस पे है कि अब आपके सामने वो बंदा बैठा है तो आपने खुद उसकी जो है ना राइट लेफ्ट फाइंड करनी है कि कौन
अच्छा, ये सब कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। तो उसका आपने देखना है कि राइट पे जो होगा तो वो कोई वाकया याद कर रहा है, और लेफ्ट पे उसकी जो आई मूवमेंट होगी तो वो कोई चीज़ बना रहा है। बनाने में फिर इसको मैनिपुलेशन भी आती है कि वो कोई बात खुद से घड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एनएलपी के प्रैक्टिशनर होते हैं वो इसलिए ये चीज़ देख रहे होते हैं कि वो जो मैंने कहा था कैफियत तारी करवाना, तो कैफियत तारी करने से हम बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आई मूवमेंट देखते हैं, ताकि जो हम उनके साथ टेक्निक एनएलपी की यूज़ कर रहे हैं तो वो एनएलपी की टेक्निक प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो सके, ताकि हम जो वाकया जो उनकी जो भी नेगेटिव स्टेट है वो हम जी बिल्कुल, वो कह रही हैं झूठ भी बोल सकता है, यही तो मैं बात बताने लगी हूँ, क्लियर कर रही हूँ कि जो भी हम उनसे जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें ये क्लियर कट पता चलता है कि बंदा सिर्फ हमारे साथ ऐसे ही बात नहीं बता रहा, हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल से हमें पता चलता है, कि उसकी आई मूवमेंट से पता चलता है। तब जाके हमने जो भी टेक्निक, जिस तरह टाइम लाइन है, डिसोसिएशन वाली है, रीफ्रेमिंग की है, जो भी मुख्तलिफ जो हम 3 तनाज़र वाली टेक्निक है, मुख्तलिफ है, वो टेक्निक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो पर्सन है वो दिमाग से काम कर रहा है, तो इसलिए आई मूवमेंट पे देखते हैं। तो आम लोगों के लिए भी यही है कि जब आपने किसी को कोई बात कहनी है, जब आपकी रेपो बिल्ड हो जाए तो उसमें टाइम देख के कहनी है कि अब ये बंदा, और उस टाइम जब वो या तो रिकॉल कर रहा है या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जब आपकी कन्वर्सेशन चल रही है तो उस टाइम पे आप जो कोई बात भी कहेंगे वो उसके लाशोर में सीधी जाएगी और वो बात आपकी मानेगा भी। तो ये बच्चों के साथ भी और दूसरों के साथ भी ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आगे और सारी स्लाइड आ रही हैं, ये काइनेस्थेटिक की देखें आंखें। अब जब हमने मोडेलिटी देखनी है कि नॉन वर्बल से, एक तो हमने अल्फाज से देखनी है जिसको प्रेडिकेट्स कहते हैं, जो हमने पहले थोड़ा सा देखा भी है कि वो शायर ने बड़े अच्छे से छुआ हुआ। तो इस तरह से जो कोई उर्दू में लफ्ज़ भी बोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता होगा, आज ही तो मास्टरी नहीं हो सकती। आप जो चीज़ें सुन रहे हैं तो आप जब प्रैक्टिकल में जाएंगे और देखेंगे तो ये चीज़ें आप कर सकेंगे और आपको याद भी रहेंगी कि ये पर्सन कौन सा है। तो ये जो काइनेस्थेटिक है, उनकी आई की जो आई बॉल है वो नीचे की तरफ होगा, ये पक्का याद रखें कि पहले तो ये देखना। अब राइट लेफ्ट वाली जो बात है उसको इस चीज़ में देखनी है कि राइट वाला वो कोई चीज़ याद कर रहा है। जब भी कोई बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं या बातें हो रही हैं, तो बातें करते हुए इंसान की आई मूवमेंट ऊपर नीचे जाती है, जिससे ये चीज़ें पता चलती हैं कि इंसान कोई चीज़ याद कर रहा है, किसी वाक्य को, या तसव्वुर कर रहा है। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप तसव्वुर करें कि आप एक बाग में बैठे हैं, वहाँ पे खूबसूरत फूल हैं, तो वो जो आप तसव्वुर में जाएंगे तो वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस तरह से जो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके आई जो बॉल जो हैं अपनी अपनी मोडेलिटी के तहत वो लेफ़्ट साइड पे होंगे, वो ऊपर भी हो सकते हैं, दरमियान में, जो दरमियान में होते हैं वो काइनेस्थेटिक के हैं और ऑडिटरी डिजिटल ऑडिटरी के भी हैं। इसलिए कि वो कानों की तरफ जो है ना वो सुनने की कोशिश करते हैं, जब बात हो रही होती है तो उनकी आंखों का आई बॉल जो है, जो प्यूपल है, वो दरमियान में रहते हैं। अब ये देख लें, विजुअल इमेजिनिंग, जब देख रहे हैं कोई एक्सपीरियंस को, सामने इनकी आंखें होंगी। रिमेम्बरिंग, कोई चीज़ याद कर रहे हैं, तो ये इसमें राइट साइड पे याद करना, लेफ्ट साइड पे इमेजिनेशन करना। कौन? विजुअल। आप कुछ पकड़ पा रहे हैं? अभी और भी इसी तरह की काफ़ी दिखाऊंगी। ये ऑडिटरी है, देखिए ऑडिटरी की दरमियान में है और कानों की तरफ है, मूवमेंट इनकी कानों की तरफ है। जब इंटरनल डायलॉग कर रहे हैं, कुछ चीज़ सोच रहे हैं, अपने से बात कर रहे हैं अंदर ही, तो उनकी जो आंखों की जो मूवमेंट है वो नीचे अपने दिल की तरफ है, ये देखें दिल की तरफ है। और कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो राइट साइड पे बिल्कुल कानों के बराबर है। इसको ये कहते हैं आई असेसिंग आई पैटर्न चार्ट। अब ये भी देख लें। अगर अगर पूछते हैं विजुअल रिकॉल के लिए, व्हाट वाज द कलर ऑफ रूम यू ग्रू अप इन, व्हाट कलर वाज द फर्स्ट कार स्कूटर यू एवर ऑन, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ के तो हम इसको देख सकते हैं कि ये बंदे की मोडेलिटी क्या है। तो इसमें ये देखें, विजुअल जब वो रिकॉल कर रहे हैं कि आप जब पहली स्कूटी आपको मिली थी, पहला स्कूल में गए थे, क्या यूनिफॉर्म था, कोई भी चीज़ ऐसे
बात कह सकते हैं कि वो याद करे, तो उससे जब उसकी आई मूवमेंट पे देखेंगे, आंखों के आई बॉल का देखेंगे तो ऊपर की तरफ होगा और राइट साइड पे, उससे पता चलेगा। ऑडिटरी रिमेंबर, जब वो याद कर रहे हैं ऑडिटरी वाले, तो उसको मैंने बताया था कि वो कानों की तरफ, नीचे की तरफ वो सोचेंगे, इसमें जिसमें इमोशंस भी होंगे, टच, स्मेल, टेस्ट, तो वो नीचे की, वो हार्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस जो सारे जज्बात होते हैं वो दिल की तरफ है, तो नीचे की तरफ जा रहे। जब इंटरनल डायलॉग है तो ये नीचे की तरफ। विजुअल रिकॉल, दोबारा वही है। ये ऑडिटरी कंस्ट्रिक्ट, लेफ्ट साइड पे कोई बात बना रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं, तसव्वुर करें कि आपके रूम का कलर ऐसा हो तो फिर आपको कैसा लगेगा, इस तरह के सवालात से। ये लेफ्ट साइड पे विजुअल जब बनाते हैं तो लेफ्ट साइड पे उनके ऊपर की तरफ आंखें हैं। ऑडिटरी डिजिटल, इनसे हम ये सवाल कर सकते हैं कि कोई ऐसी पोएम जो स्कूल के ज़माने में आपको याद हो, या कोई स्टोरी ऐसी, कोई राइम्स, तो जब वो अपने आप को इंटरनल, अच्छा इनमें ये भी होता है कि वो पहले अपने साथ बात करते हैं, फिर दोबारा बाहर वो बात करते हैं, वो अंदर ही दोहराते हैं, अंदर डायलॉग करते हैं, फिर वो बात करते हैं याद करके। जब उन ये सवाल उससे पूछा, व्हाट वुड आई साउंड लाइक इफ़ आई हैड डोनाल्ड डक वॉइस, अगर मेरी आवाज़ डोनाल्ड डक की तरह हो तो कैसा आपको सुनाई देगा, तो हमने ये वर्ड ऐसे बोलने हैं कि ऑडिटरी पर्सन है, सुनाई वाला, हमने उसके बीच में सुनाने का लफ्ज़ ज़रूर डालना है। जी समझ आई है ना, इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। आंखों से भी पता चल जाता है, लेकिन हर दफ़ा हमने ये नहीं कहना कि ये बंदा झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि वो कोई चीज़ इमेजिनेशन में भी कर रहा होगा ना। तो होता यही है कि ये जो कहते हैं ना कि पकड़ी जाती हैं चीज़ें, जो बंदा झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें भी बोलती हैं। तो ये आंखें बोलने का यही है कि जिसको ये फ़न पता है तो उसको पता चल जाएगा कि कहाँ वो बाकी चीज़ें भी ज़ा रहा है, उसके कान भी लाल हो जाएंगे, सलाइवा खुश्क हो जाएगा, जो उसके होंठ होंगे उससे पता चलेगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, और आंखों का प्यूपल जो होते हैं, जो काले वाला हिस्सा है, वो भी थोड़ा डायलेट हो जाता है। डायलेट खैर वो अच्छी चीज़ देख के पसंदीदा उसमें भी हो जाता है। तो बाकी तो आजकल मशीन भी आई हुई है ऐसा कि वो उसमें जो है ना बंदे का अगर वो लगाया जाए तो वो भी बोलने लगती है कि बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके गैल्वेनोमीटर जिसको कहते हैं वो स्किन पे लगाया जाता है, तो उसमें यही चीज़, हार्ट रेट बढ़ता है, सलाइवा कम होता है, और स्किन का जो है ना स्वेटिंग शुरू होती है, तो उससे पता चलता है कि बंदा झूठ बोल रहा है, बंदा सच नहीं बोल रहा। चलेंगे, एक ऐसी बीच में वो चीज़ थी, हमने इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस भी करते हैं इसलिए। और हैंड राइटिंग से भी हम देख सकते हैं, हैंड राइटिंग का अलग पूरा कोर्स है कि उसमें पूरी चीज़ें होती हैं वो डिटेल में उस कोर्स में। तो ये छोटा सा ये भी हम सैम्पल इसमें कर सकते हैं कि अगर जो इस तरह एम लिखेगा तो वो 60% फिजिकल सुजेस्टेबिलिटी है, अगर कोई इस तरह एम लिखेगा तो उसकी 60% इमोशनल सुजेस्टेबिलिटी, और अगर इस तरह का लिखेगा तो वो हर तरह की सुजेस्टेबिलिटी उस पर चल सकती है, उसको फिजिकल भी इमोशनल भी। अब फिजिकल और इमोशनल क्या है, अब ये सुजेस्टिबिलिटी जो होती है वो क्या है, ये पढ़ लें तो फिर इससे भी चीज़ें अब समझ आती जाएगी, और इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? आप सारे थक गए? Suggestibility can be defined as manner in which an individual receives and interprets inputs. जी Types of suggestibility: physical suggestibility, emotional suggestible, somnambulist, intellectual suggestible. जी, ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है ना, मुझे भी थोड़ा सा स्टटर आने लगता है, इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं है। बार बार पढ़ने से थोड़ा सा। तो सुजेस्टिबिलिटी का मतलब यह कि मैं इस तरह से बात करूं, इस अंदाज से बात करूं इंडिविजुअल के साथ कि वो उस बात को रिसीव करे, वो उसके वही रिपोर्ट के साथ, और वो इंटरप्रेट कर सके, और जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका कोई हमें रिजल्ट मिले। अब सुजेस्टिबिलिटी की टाइप क्या, हमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ भी सब पता होनी चाहिए कि किस बंदे से कैसे बात करनी है। अब जो फिजिकल सुजेस्टेबल है, इमोशनल सुजेस्टेबल है, और ये हर तरह से इंटेलेक्चुअल।
इंटेलेक्चुअल वो है कि जिनको हमने लॉजिक के तहत कन्विंस करना है, उनके साथ हमने बात ही ऐसी करनी है लॉजिकल, तो वो कन्विंस हो जाएंगे, उनके साथ हमारी रैपोर बिल्ड हो जाएगी। ये चीज़ तो हमें जो एडिटरी डिजिटल है उससे पता चल जाता है कि बंदा ये जो है ना, इसको मैं लॉजिक की बात करूँगी तो ये मेरे साथ इसकी रैपोर्ट बन हो जाएगी। रैपोर्ट बनेगी तो जब लॉजिकली कन्विंस हुआ तो चीज़ें ऐसी बताई कि वो उसने मान ली। दूसरा ये दरमियान वाला समोलिस्टिक जो है, ये वाला हर तरह की, इसमें इमोशनल, फिजिकल, लॉजिकल सारी तरतीब हम उनके साथ बात कर सकते हैं और वो कन्विंस हो सकते हैं और रैपोर्ट बन सकती है। इमोशनल वो है कि जिनको हमने डायरेक्ट सजेशन नहीं देनी। डायरेक्ट सजेशन इस तरह से कि इन लोगों को जब हमने डायरेक्ट बात की ना तो ये बात नहीं मानते। इन लोगों के साथ हमें कोई ना कोई कहानी, कोई इनडायरेक्ट जैसे किसी और से बात की जाए तो ये खुद उस बात को समझ लेते हैं। जब इनसे डायरेक्ट बात करेंगे तो ये रिजिड हो जाएंगे और वो बात नहीं मानेंगे और नहीं करेंगे। हमें ज़्यादातर रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन में और टीचिंग, इन चीज़ों में हम बहुत, जब कोई बंदा रिजिड हो जाता हम भी कोशिश कर रहे होते कि हम आज इसको मनवा के छोड़ेंगे। उस सूरत में ऐसे इंसान के लिए हमें कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई कहानी ऐसी उसको दिखाएंगे, सुनवाएंगे, या वो इनडायरेक्टली उसको पता भी ना हो। और इस ऐसे जो इमोशनल सुजेस्टेबल है उनको जब हम बता के करेंगे तो वो नहीं सुजेस्टेबल होंगे, वो नहीं लेंगे, वो बात को कंसीव नहीं करेंगे, हमारी उनके साथ रैपोर्ट नहीं बनेगी। फिजिकल वो है कि उनको डायरेक्ट हम कह सकते हैं। अब रिलेशनशिप में देखें, कुछ होते हैं ना, हम कोई प्रॉब्लम हो तो हम कहते हैं इसने जाके दूसरे से बात कर ली, इसको मेरे साथ डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए थी। होता यही है कि पार्टनर में से भी एक जो है ना वो इमोशनल सुजेस्टेबल होता है और एक फिजिकल वाला चाहता है कि इसको क्या ज़रूरत है इधर उधर, मेरे से डायरेक्ट बात करें, मेरे साथ बात करें, हम आपस में बैठ के जो ना प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। अब ये मेरे से बात नहीं करें। जो इमोशनल सुजेस्टेबल होता है वो किसी और तरीके से, वो चाहता है कि मुझे इनडायरेक्ट वे में चीज़ें पता चलें और मैं खुद ही उन चीज़ों को दुरुस्त कर लूँ। अब मुझे बताएं कि आप में से किसी के साथ कभी ऐसा हो रहा है? कौन चाहता है कि डायरेक्ट बात की जाए और कौन कहता है कि इनडायरेक्ट वे में, कि इसको क्या ज़रूरत थी, डायरेक्ट ही मुंह पे बात कह गया। ऐसा होता है ना, किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरा दिल चाहता है मैं डायरेक्ट बात करूं जी। और जिस किसी ने मुझसे बात करनी है वो थोड़ी अच्छे तरीके से बात करे। देखा ना, यहाँ तो सारे डायरेक्ट वाले बैठे हुए हैं, डायरेक्ट मेरे से बात की जाए, इसने दूसरे से क्यों की है, इसने उधर उधर क्यों है। और मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने जो वो इनडायरेक्ट जो खुद होते हैं ना, तो वो लेते भी इनडायरेक्ट है और वो देते भी इनडायरेक्ट है। जो इमोशनल सुजेस्टेबल है वो क्या करेंगे, किसी और को फ़ोन मिला के, किसी और को सुना के, अक्सर घरों में तो ऐसे ही है, सुना बहू को रही है और बता बेटी को रही है, वो यही होता है इनडायरेक्ट जो सुजेस्टेबल होती हैं। कुछ लोग उससे होते हैं कि वो डायरेक्ट बैठ के बात कर लेते हैं, बहू आपकी बात ये नहीं ठीक, और बहू भी ऐसी होती है कि वो डायरेक्ट बता देती है। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं, वो ऐसे ही होता है कि वो सुनाया किसी को जा रहा है, जताया किसी को जा रहा है। ये तो इतना प्रॉब्लम है। और मैं ये देखती हूँ, मेरे साथ ऐसे हुआ, कुछ दिन पहले किसी एक की कॉल आई और मेरे से बात हो रही है और थोड़ी देर बाद मैंने भी उसको लाइट, क्योंकि अब तो ज़्यादा ये चीज़ें समझ हैं कि ये क्या चल रहा है, तो वो बात मेरे साथ कर रही थी, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपने हस्बैंड को सुना रही थी। और थोड़ी देर बाद उसने जब कहा कि मेरे हस्बैंड ये है, उनसे भी बात कर ले, मैंने कहा ओ ये सारी बात तो उधर चल रही थी जो मुझे सुनाई मेरे साथ हो रही थी। तो ऐसे है। और ये चीज़ें जो है ना, उस बंदे के लिए अब हमें पता चल रहा है, तो उसके लिए हमने कोई ड्रामा, कोई स्टोरी, और बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो उनको स्पेशली आगे वो आएगा भी मेटाफोर, उसमें हमने कहानी सुनानी है जिस कहानी का स्टार्ट भी हो, मिड भी हो और एंड भी हो, और उस पे बच्चे को हमने एम्फेसाइज नहीं करना, वो आएगा मैं बताऊंगी। तो इसी तरह हमने किसी को कोई कहानी भी सुना सकते हैं, लेकिन कहानी ऐसे भी ना पता चले कि वो अगले को जब पता चल गया ना कि ये मेरे लिए बनाई गई है, फिर वो जो है ना वो काम नहीं करेगी, वो रिसीव नहीं होगी। तो ऐसे इनडायरेक्ट वे में कोई ऐसा ड्रामा, कोई कहानी, ऐसी सिचुएशन ऐसी हो तो वो बंदे उस चीज़ को लेते हैं और वो उन पे अफेक्ट होती है। तो ये अच्छा, हमें आगे पता कैसे चलेगा कि कौन फिजिकल है और कौन ऐसा, ये मैंने शायद के पीछे था भी। इसकी ये है कि जो लोग होते हैं जिनका रिएक्शन फिजिकल आएगा वो इमोशनल सुजेस्टेबल है। मिसाल के तौर पे आप किसी से
पूछ भी सकते हैं, और आपने इर्द गिर्द देखा भी होगा कि जब कोई किसी का लॉस हो तो वो रिएक्शन क्या देते हैं, खामोश हो जाते हैं या तोड़ फोड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं। वो साफ पता चल जाता है तो मोबाइल तोड़ने वाले, चीज़ें तोड़ने वाले, गुस्से में कोई ना कोई नुकसान करने वाले इमोशनल सुजेस्टेबल है। उनका रिएक्शन जिनका फिजिकल होगा वो इमोशनल सुजेस्टेबल है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो लोग खामोश हो जाते हैं वो फिजिकल सुजेस्टेबल है। वो फिजिकल कोई एक्शन नहीं करते, वो चुप कर जाते हैं। तो मैंने एक दफ़ा मेरे पास एक क्लाइंट आया कुछ अर्सा पहले, तो ठीक है पढ़ी लिखी चीज़ें भी होती हैं, और कुछ जो चीज़ें थ्योरी के बाद जब प्रैक्टिकली वाकई सामने आती हैं ना तो बहुत ज़्यादा समझ आने लगती है। तो उसने बताया कि उसको लेके आए उसके भाई ना, तो वो कहीं काफ़ी पता नेवी से रिटायर्ड, और 10 साल से कह रहा कि मुझे प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो मैं इतने साल से जो है ना मैं जॉब छोड़ के आ गया था, और अब मेरे साथ इश्यूज़ इस तरह के। तो उस दिन उसको ये हुआ कि उसने घर में ही, जैसे फैमिली में इश्यूज़ होते हैं, तो उनकी बहन भी शायद वहाँ पे शादी हुई थी, तो नाराज़गी चल रही थी। तो वहाँ किसी की, हाँ कोई एक ओकेजन था, किसी की डेथ हुई या कोई अफसोस करने गए, तो उसकी बेगम तो उसने रोका था कि नहीं, ये लोग ऐसा करते हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। अब उसकी जो ना भाभी चली गई उसकी बहन के साथ। अब उस बंदे का डायरेक्ट भाभी के साथ तो वो कुछ कर नहीं सकता था ना, तो उसे इतना वो इमोशनल था, उसे जब तक उसने कोई एक्शन नहीं लेना उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने घर में रोला तो शोर जितना भी करना था वो किया, लेकिन अब डायरेक्ट वो ये क्या कर नहीं सकता था कि मैंने मना भी किया हुआ था तो ये क्यों गई हैं उन लोगों को, जब वो हमारे यहाँ नहीं आए तो हमने भी जाना नहीं है। ये आम आपको पता है ये इश्यूज चलते हैं। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने क्या किया, उसने गमले तोड़े, और गमले सारे तोड़ने के बाद वो सोया, और उसके घर वाले फिर लेके आए थे, और उसने मेरे साथ कन्फ्रंट किया कि मेरे साथ ऐसा है, जब मुझे गुस्सा आता है, जब मेरे साथ कोई ऐसा इश्यू होता है, तो मैं जब तक कोई चीज़ तोड़ूं या नुकसान नहीं करूं मुझे सुकून नहीं आता। तो आप भी इर्द गिर्द आपके घरों में भी बहुत दफ़ा बहुत चीज़ें टूटी होंगी, आपको पता ही नहीं कौन तोड़ रहा है। ये इमोशनल लोग होते हैं, जब तक वो चीज़ तोड़ेंगे नहीं, नुकसान नहीं करेंगे, उस वक्त तक उनको सुकून नहीं आता। तो इसमें ऐसा भी है कि जब जॉब में लोग होते हैं तो इमोशनल लोगों को हमेशा बात कहते हुए थोड़ा सा हमें ये चीज़ अब समझनी भी होगी कि इमोशनल लोग जब तक बदला नहीं लेंगे ना, छोड़ेंगे भी नहीं। और जो इंटेलेक्चुअल है ना और लॉजिकल से बात करते हैं वो भी बदला लेते हैं। तो उनके साथ बेहतरी यही है कि कल बात कह के अपना गुस्सा जो है ना उनको डायरेक्ट सुना के, मैंने कहा वो डायरेक्ट नहीं लेते, डायरेक्ट सुना के ना तो एक पंगा तो ज़रूर लेना कि वापसी के लिए फिर तैयार रहें। जब किसी ऑफिस में पे देर हो जाएगी, पे देने में कोई मसला होगा, तो क्या वो मशीनरी ख़राब करेंगे? वो कुछ ना कुछ फॉल्ट डाल देंगे, वो बदला लेंगे कि इन्होंने पे लेट क्यों कर दिया। तो जो घरों में लोग हैं अपने इर्द गिर्द हैं, उनके साथ फिर इमोशनल सुजेस्टेबिलिटी दें, उनको इनडायरेक्ट में करें बात, और कभी भी डायरेक्ट उनको सुना के ना सोचें। फिजिकल जो लोग होते हैं ना वो खुद फिजिकल लेते हैं और वो चाहते भी हैं कि डायरेक्ट बात की जाए। वो जब इमोशनल बंदे को डायरेक्ट सुना देते हैं ना, कर देते हैं, तो वो बाद में बहुत भुगतना पड़ता है, और ये है। तो मेरे ख्याल से अगर आज के बाद पता चलेगा तो फिर आप ज़रा केयरफुल होकर बात करें, उनके साथ इनडायरेक्ट वे में ही बात अच्छा मैम, ये जो सोमनाबुलिस्ट हैं, ये कौन है? इनको थोड़ा सा रिवाइज करके इनको बता हर दें। तरह से हम सुजेस्टेबल है, इनके साथ हम फिजिकल सुजेस्टेबिलिटी भी दे सकते हैं, कोई इमोशनल कोई बात कहानी भी सुना सकते हैं, और जो इंटेलेक्चुअल कोई लॉजिकल बात भी कर सकते हैं तो वो मान जाएंगे। वो ये हर तरह से मानने वाले लोग हैं, वो पता चल जाए। और मैम ये जो इंटेलेक्चुअल सजेस्टेबल हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत लॉजिकली बात को समझते हैं। लॉजिक के तहत बात करेंगे तभी होगा। इनको कहानियां, इनको इधर उधर की बातें, इमोशनल ट्रैप इस तरह किसी में नहीं आएंगे। इनको कोई जो के बात उनको रीजनेबल लग रही है, सही लग रही है ना, आप उनके लिए आपके पास इतना नॉलेज लॉजिकल होना चाहिए कि आप उनको कन्विंस करें, वो आपकी बात सुन लेंगे, फिर उनके साथ आपकी रैपोर्ट बिल्ड हो जाएगी। जी, यहाँ तक सारों को समझ आ गई या कोई और चीज? फीलिंग्स क्या हैं मैम जी? एक क्वेश्चन था जी पूछिए। जिसमें अगर जो आपने उनका बताया कि वो कुछ तोड़ते हैं तो उनको सुकून आता है, जी और दूसरे आपने बताया कि वो खामोश हो जाता है, तो खामोश होने का क्या वजह होती है, क्या चीज होती है? वो मैंने सुजेस्टेबिलिटी के लिए बताया है। जो लोग खामोश हो जाते हैं ना वो डायरेक्ट सुजेस्टेबल है, उनके साथ डायरेक्ट बात की जा सकती है, उनको चीज़ दिखाई जा सकती है।
ये जो इमोशनल है इनके साथ डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती। ये सिर्फ बताया है कि जो खामोश होते हैं ना वो कौन होते हैं, वो टेस्ट के लिए कि ठीक है, सुजेस्टिबिलिटी कैसे ठीक पता चलेगी, कैसे आप टेस्ट करेंगे ठीक है कि मैम। किस बंदे को मैंने कैसे सुजेस्ट करना है। सुजेस्टिबिलिटी पहले हमने रेपो बिल्ड की, सारा हमने किया कि उसके अल्फाजों से पता चला कि रेपोर्ट बिल्ड हुई है, उसकी जो बॉडी से पता चला कि वो उनके कंधे कैसे होते हैं, वो कैसे देखते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं, किस तरह से। तो अब उसके बाद जो लीडिंग मैंने कहा था वो हम पेसिंग कर रहे थे, पेसिंग हमने कर ली, तो लीडिंग के लिए ही है। फीलिंग्स तो सभी को पता है क्या होती है, तो चलें इससे आगे चलते हैं। पढ़ लिया। यस मैम। चलें हम आगे चलते हैं ताकि कुछ ना कुछ ज़्यादा कवर कर लें। ये हमने देख लिया कि हम फिजियोलॉजी पे देख के तो हमने उनके जो है ना नुमाइंदा सिस्टम को और उनके प्रेडिकेट्स सुन के, वह नॉन वर्बल मैंने बता दिया, आंखों की मूवमेंट बताई, जो सांस लेने का कहाँ से सांस लेंगे, और फिर चलने का स्ट्रेट किस तरह से होगा कि वो सीधे चलेंगे, कंधे उनके जो व्हील हैं वो उनके स्ट्रेट होंगे, दूसरे जो उनके थोड़े कंधे नीचे होंगे वो नीचे चल के देखते हैं। ये साफ ये चीज़ें देखेंगे तो आपको। अब ये बताएं कौन है कायदे आजम। कायदे आज़म? तो हैं, पर इनकी वो क्या है, मोडालिटी कौन सी है? नहीं मैम, मुझे भी नहीं समझ आ रही है। ऊपर देख रहे हैं, सब पता मैम है। विजुअल विजुअल, काइनेस्थेटिक। Visual विजुअल है। ऊपर देखिए, विजुअल इनकी आंखें ऊपर हैं, ये विजुअल है। ये देखें, ये इनकी आंखें कहाँ है, राइट साइड पे ऊपर है, विजुअल विजुअल। Visual है। ठीक है, जी। ये देखें, ये देखें, ऑडिटरी है मैम। ऑडिटरी, ऑडिटरी पे। बिल्कुल। ये Visual है already। इनकी दरमियान में, ये भी ऑडिटरी। अब ये जो सुनने वाला है, ये ऑडिटरी और वो विजुअल। वो विजुअल। अब आप देखें ना, आ जाएगा जब चाहते। ये दरमियान, काइनेस्थेटिक। ये नीचे इनकी आंखें। हाँ, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक, इनके अंदर एहसास होता है, ये लोगों के लिए काम करते हैं, ये फीलिंग्स वाले लोग होते हैं। अच्छा मैम, ये तो अभी हम पिक्चर्स में देख रहे हैं। जब आप लोग मतलब जो प्रोफेशनली हैं, इस तरह से एनएलपी थेरेपिस्ट वगैरह हैं, तो वो सामने बैठे इंसान को भी इजीली जज कर लेते हैं। जी, प्रैक्टिस से आ जाता है, पता चल जाता है। ऑडिटरी डिजिटल जो होते हैं वो कीड़े बहुत निकालते हैं, लॉजिकल होते हैं। अब मेरे पास जो आती है, मैं उनकी आंखों की तरफ, अब तो प्रैक्टिस हो गई ना, पता चल जाता है कि जो सामने बंदा बैठा है उसकी आई मूवमेंट देखते हैं तो पता चलता है। Slides जी जी। पता नहीं मेरे साथ कुछ हो रहा, अभी आ रही है, अभी आई है। yes ma'am। हाँ, अब ये वाली जो जी। मॉडलिंग की, ये कौन सी थी, हाँ, ये मॉडलिंग की टेक्निक है कि ये मॉडलिंग कैसे काम करती है। ये मैंने इसकी पहले मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ कि एक जो है ना मॉडलिंग की टेक्निक काम करती है, और एनएलपी की एक मॉडलिंग टेक्निक है। हम दूसरों को मॉडल कर सकते हैं, हम खुद कोई एक्टिंग कर सकते हैं। एक्टिंग जब हम करते हैं तो रियल में हमारे दिमाग पे असर पड़ता है और रियल में हम वैसे ही हो जाते हैं। तो एक खातून थी, उसका मियाँ उसे बहुत तंग करता था, वो तंग थी, वो चाह रही थी कि उससे जान छुड़ाए। उसने अपने पड़ोसन से बात की कि मुझे ना इस तरह से मेरा मियाँ बहुत तंग करता है, तो कुछ ऐसा हो, किसी के पास ले जाओ कि कोई मुझे वो तावीज़ दे ताकि मेरी इससे जान छूट जाए, और मुझे ये बहुत तंग करता है। वो उसकी एक दिन दोनों ने फैसला किया कि चलते हैं, वहाँ पहाड़ी पे एक बंदा है, कोई बुजुर्ग है जो तावीज़ देता है, उसके पास जाते हैं। अब वो उसके पास गई हैं दोनों, तो उस बंदे ने उसे कहा कि आप एक तावीज़ रखें और इसको 41 दिन तक रखना है, और 41 दिन जो है ना आपके मियाँ जो है ना आपकी उससे जान छूट जाएगी। अब जब वो खातून थी वो वापस आई तो बड़ा खुशी खुशी रहने लग गई कि अब 41 दिन की तो बात है ना, मेरी इससे जान छूट जाएगी, और उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करने लग गई कि अब ज़रा कुछ ही टाइम का तो ये मेहमान है मेरे पास। तो उसके साथ प्यार का नाटक एक्टिंग करने लग गई, बहुत ज़्यादा उसके साथ ख्याल रखना, उसके साथ अच्छा बोलना। ऐसा ही उसने करना शुरू किया, और 1 महीना गुजर गया। फिर उसका जब 1 महीना गुजरा, 35 दिन हुए, तो उसको सचमुच अपने मियाँ से प्यार हो गया। वो प्यार का नाटक करी थी।
अब वो बहुत परेशान हुई और उसने अपनी दोस्त से बात की कि आप मेरे साथ चलें, अब मैं नहीं चाहती कि मेरा मियाँ मुझसे दूर जाए और मेरे मियाँ को कुछ हो, मुझे तो ज़ाहिर है इसके साथ अब सच में प्यार हो गया। तो वो दोबारा से उस बंदे के पास जाती हैं, तो वो उस बंदे ने उसके वापस जाती है और उसको कहती है बाबा जी कुछ करें कि मैंने अपने मियाँ को बचाना है। तो ऐसा क्या हुआ कि उसने फिर वापस जो उसको दिया था तावीज़, तो तावीज़ तो क्या था, उसने यही उसमें लिखा था कि मियाँ के साथ जो है ना मॉडलिंग की टेक्निक उसने लिख के दी थी कि आप जो है ना एक्टिंग करें। तो अब जो उसने एक्टिंग की तो रियल में हो गया। तो इसमें ये जो एक्टिंग की टेक्निक है ना, इसके बारे में दानिश्वर, फिलासफर, न्यूरो साइंसदान और मज़हब क्या कहता है, ये सब है कि एक्टिंग के साथ भी उस औरत ने जो है ना रोल प्ले की तकनीक की। इस खातून की तरह आप भी रोल प्ले तकनीक इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ ला सकते हैं। एग्री हैं, जब हम एक्टिंग करते हैं हमारे दिमाग को सच और झूठ का नहीं पता। और इस एक और तावीज़ का आपको पता होगा कि उसने कहा था सास और बहू लड़ती हैं, तो उन्होंने दिया था कि जब भी आप जब सास बोलेगी तो आपने मुंह में ये तावीज़ दबा लेना है। तो वो क्या था, खामोशी के बाद उन दोनों की दोस्ती होगी। तो अगर हम इन टेक्निक्स को छोटी छोटी इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम जो है ना कामयाब हो सकते हैं। ये न्यूरो साइंटिस्ट ने, जो इनका मैंने पहले भी बताया, डॉक्टर पॉल बेचवाई-रीटा, इन्होंने दरियाफ्त किया था कि हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम कोई नया काम पहली मर्तबा करते हैं तो ये न्यूरॉन मुतहर्रिक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ मजबूत कनेक्शन बना लेते हैं। अगर उसी काम को बार बार दोहराते रहें तो ब्रेन में कई न्यूरल कनेक्शन बनते हैं जिनसे मिलकर ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। ये मैं आपको पहले दिन से भी यही बता रही हूँ कि हम प्रैक्टिस करते हैं, एक वो जो लाइट ऑन होती है बल्ब, न्यूरल कनेक्शन बनता है। तो जब हम उसकी काम को बार बार करते हैं तो वो एक रास्ता, जिसको मैंने सिंपली बताया था कि न्यूरल पाथवे बन जाता है। तो प्रैक्टिस करके हम उसी चीज़ को हम अपने दिमाग में एक नई चीज़ सीख के न्यू न्यूरल कनेक्शन बना सकते हैं। तो चुस्त जिस्मानी अंदाज का किरदार, ये देखें खुद एतमादी को बढ़ाता है। हम अगर एक्टिव रहें, अपने दोनों पाँव को कंधे के बराबर रख के खड़े रहें, तो इससे हमारी जो है ना कारकर्दगी को बेहतर मिलती है, जो हमारा बूस्ट होता है, एंग्जाइटी को ख़त्म करता है, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को ख़त्म करता है और टेस्टोस्टेरोन जो है लेवल वो हाई होता है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। हमारे ब्रेन में 2 रद्द-ए-अमल कंटिन्यू हो रहे होते हैं, 2 रिएक्शन, केमिकल और हार्मोन में तब्दीली आती है, न्यूरल पाथवे की तश्कील न होती है। ये जो पहले मैंने बताया कि दोनों काम हमारे हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं और जो न्यूरल पाथवे, हमारे जो न्यूरल कनेक्शन बनते हैं वो हमारे बनते रहते हैं जब भी हम नया कुछ सीखते हैं, हम जब काम करते हैं। ये आप कोई पढ़ ले, आज भी लगता है कुछ चीज़ें और भी है जो मैंने बतानी थी, चलें देखते हैं, कवर करते हैं। जी पढ़ें ताकि हमें पता चले कि यूं हमें नई चीजें कामयाबी या सीखनी नाकामी, चाहिए। जी, यूं कामयाबी या नाकामी, कॉन्फिडेंस या नॉन कॉन्फिडेंस, बहादुरी या बुज़दिली, इसके अलावा हमारी हर आदत, रवैये, खौफ, फोबिया, वहम, डिप्रेशन और एंजाइटी के पीछे हमारे ब्रेन में अलग-अलग मजबूत न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। यही वजह है कि बाज़-औक़ात ज़िंदगी में हमें वो नताइज हासिल ही नहीं होते जो हम हासिल करना चाहते हैं, जब तक हम नए न्यूरल पाथवे नहीं बनाते, जिसके लिए रोल प्ले टेक्निक कमाल की सलाहियत रखती है। इस साइंस को न्यूरोप्लास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी, ब्रेन प्लास्टिसिटी सॉरी जी वो जो या पहले मैंने ब्रेन कहा था कि प्लास्टिसिटी भी प्लास्टिक कहते की हैं। तरह हमारा स्टमक भी और ब्रेन भी है, इसको बढ़ा जी, सकते हैं। जी। कम खाना खाएंगे तो सिकुड़ जाएगा, बड़ा करेंगे तो इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और एनएलपी में ये बड़ी कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत जब समझाया जाता है तो ये चीज़ें शुरू से मैंने डिसेंसिटाइज वो प्राइमिंग करती रही हूँ, अब आपको आसानी से ये चीज़ समझ आ भी गई है। ये है हमारे जो छोटा एक न्यूरॉन है उसकी पिक्चर है, और ये जब न्यूरॉन फायर करते हैं तो एक दूसरे के साथ वायर जुड़ते हैं और नया न्यूरॉन बनता है। इसकी पूरी छोटे सेल्स को डेंड्राइज, ये छोटी छोटी, इसको ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ये माइलिन शीथ है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और फिर इसके ऊपर ही अक्सर आप लेक्चर्स और चीज़ें देखेंगे कि इस न्यूरॉन को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी डाइट्स हैं। उसमें जो एग अंडा है वो कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सी ऐसी, ये इसलिए कि सारी बात हमने न्यूरल पाथवे की ही
इसकी नर्वस सिस्टम ही की बात कर रहे हैं कि हम अगर अपनी बॉडी चेंज करेंगे, बॉडी लैंग्वेज, चलने का अंदाज, बैठने का अंदाज, सोचने का अंदाज चेंज करेंगे तो हमारे दिमाग पे इफेक्ट होगा। हमारा दिमाग बॉडी पे इफेक्ट करता है, बॉडी हमारे दिमाग पे इफेक्ट करती है। माशाल्लाह यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो उनको अच्छी तरह से इस चीज़ की समझ है। ये देखिए क्रिएशन ऑफ न्यू न्यूरल पाथवे, और इसकी वीडियो भी दिखाई जा सकती है, आप देख भी सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि हमने कब कहाँ किस वक्त किसी के साथ बात करनी है और वो ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्टिव होती है, और बच्चों को कब पढ़ा सकते हैं, शॉपिंग कब कर सकते हैं, इसमें ये टाइम की कुछ टिप्स हैं जो मैं के साथ साथ आपको बताऊं। जब हम अगर हमने शॉपिंग करनी है तो खुद सुबह के टाइम करें, क्योंकि 1 से 2 घंटे तक हमारा ब्रेन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अल्फ़ा से बीटा की तरफ जाता है, जो एक्टिव हमारी स्टेट होती है, जिसमें क्रिटिकल माइंड हमारा एक्टिव होता है। इसलिए मैथ का सब्जेक्ट अर्ली मॉर्निंग रखा जाता है। जो चीज़ें हमने दिमाग से काम करनी है, क्रिटिकल माइंड के साथ करनी है, वो मॉर्निंग पे करते हैं, उस वक्त हमारा दिमाग क्रिटिकली एक्टिव होता है। जो चीज़ें हमने हैबिट्स बनानी है वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे दोपहर और ऐसा टाइम आता है उस टाइम पे बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं जो कि हमने आदत बनानी है। इसी तरह जो शॉपिंग है तो हमारा दिमाग अपना जो है क्रिटिकली एक्टिव होता है और उस टाइम पे शॉपिंग करें। शाम के टाइम पे अगर हम दोपहर में थोड़ा सा सो लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की वो शुआएं कम होती हैं तो हमारा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता नींद की तरफ जाता है, और नींद में हमारी ब्रेन वेव स्लो होती हैं, तो हमारी सुजेस्टेबिलिटी, हमें कोई जो बंदा बात कहेगा हम फ़ौरन मान जाते हैं। अक्सर शॉपिंग में भी ऐसे होता है कि जब हम शॉपिंग करके लाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि वो हमें बाद में लगता है कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, किसी और को दे दें। उस वक्त हमारी सुजेस्टेबिलिटी ज़्यादा हाई होती है, ब्रेन वेव्स कम हो जाती हैं। तो इसलिए जब किसी को बेचें तो शाम को करें, और ख़ुद करनी है तो सुबह को जाएं। और इसके कहने का मतलब ब्रेन वेव्स की कॉन्सेप्ट होगा तो हम उस वक्त जब खुद ठीक नहीं है तो जो चाय वाय पीते हैं उससे भी क्रिटिकल माइंड एक्टिव हो जाता है, फिर चाय शाय पिएँ। और अक्सर जब हम शॉपिंग में कहीं जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई जाती हैं, जब हम मीठा लेते हैं तो उसमें भी हमारी ब्रेन वेव और स्लो हो जाती हैं। तो कहीं जाएं भी तो जहां आपने कोई कन्वर्सेशन करनी है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने, तो उसमें उस वक्त चाय वाय पिए। अक्सर जो लोग चाय पीते हैं उनका क्रिटिकल माइंड एक्टिव रहता है, तो जो मीठा लेते हैं उसमें स्लो हो जाता है। और जो चीज़ें अभी रात दिन को अगर सोना मतलब बीच में, इसीलिए कहते हैं जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सा आंखें बंद ही कर लें थोड़ी देर के लिए, जिसको कैनोला कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि दिमाग को ये मैसेज जाता है कि उन्होंने वो मतलब सो लिया है, तो उसके बाद जो ना दिमाग दोबारा से पूरा एक्टिव हो जाता है और फिर रात को दोबारा नींद की तरफ जाता है। और ये बीच में कैनोले की भी ये इम्पोर्टेंस है। ये थोड़ी सी ये मैंने आपको सॉरी मैम, थोड़ा सा जरा बता दीजिएगा। तो फिर इवनिंग टाइम पे रेस्ट की तरफ ज्यादा आपने कहा है। इवनिंग टाइम पे ये है कि दोपहर में कैनोला जरूर कर लें, क्योंकि जो ब्रेन वेव स्लो हुई होती है ना, तो सुजेस्टेबिलिटी, कोई दूसरा हमें आराम से जो बात कहेगा हम वही मानेंगे। क्रिटिकल माइंड नहीं होता ना हमारा, क्रिटिकल माइंड एनालिसिस करता है ना, वो इसके प्रोज एंड कॉन्स देखता है ना। तो जो हम ज़्यादा सुजेस्टेबल दूसरे हमसे काम ले लेते हैं, वो रिपोर्ट हमारी फ़ौरन बन गई, जो कहा हमने वही कर दिया। तो जो बच्चों को सिखाने वाले क्रिटिकल माइंड से जो काम होने वाले हैं, जो कि लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल चीज़ें, वो उस टाइम करवाएं जब क्रिटिकल माइंड एक्टिव हो। सुबह के टाइम मैंने कहा 2 घंटे, उठने के 2 घंटे बाद। जी। और उसके बाद जो होता है दोपहर में बच्चों को सुला दें। अगर मैथ वगैरह जो साइंस की चीज़ें पढ़ानी है तो वो थोड़ा बच्चे को नैप दे दें। अगर अच्छा, मैं कल एक वीडियो देख रही थी, चाइना में ऐसा हो रहा है स्कूल्स में। ज़ाहिर है वहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक में तो बहुत ज़्यादा लोग आगे जा रहे हैं, इसी वजह से चाइना के हाँ जो है ना वो देखें ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है। वहाँ पे तो स्कूल में ही बच्चों को उन्हीं जो जिस प्रोफेशन में डालना तो वो उन्हीं स्कूल में प्रैक्टिकल में डालते हैं, और दोपहर में जो है ना वहाँ बच्चों को सुलाया जाता है। अब वो साइंस के जी मैम, हमने भी देखी है वीडियो, देखी है ना आपने। और देखें वो दोपहर में वो यही है। और मुझे अब ज़ाहिर है मुझे उसके बैक साइंस पता थी, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और अच्छा हुआ कि अभी मुझे याद भी आ गई, मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि वो इसलिए है बच्चों को भी बिल्कुल किसी के ऊपर वो उनको अपने ही कोट दिए, जैकेट दिए, और कुछ बच्चों के उन्होंने आईपैड रखे हैं, कुछ ऐसे ही सो रहे हैं। वो उनकी यही है कि वो जो ब्रेन वेव स्लो हुई हैं उनको थोड़ा नेप दिया। और देखिए हमारे दीन में भी तो है कैनोला,
तो हर जी चीज़ जो आज जाके हमारे दिन के साथ साइंस ने अब रिसर्च की है, कैनोला हमें कब से कहा गया कि अब कैनोला करें दोपहर में, उसके बाद दिमाग दोबारा फ्रेश हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद है कि अब देखें स्कूलों में उन्होंने आराम से बच्चों को थोड़ी देर के लिए, वो बल्कि टीचर खड़ी है और वो आराम से सो रहे हैं। तो ये टाइम से रिलेटेड चीज़ें, ये सर्केडियन रिदम भी इसको कहते हैं कि खुद ब खुद ऑटो पे जो नींद है, और हमें इसका सर्केडियन रिदम का इम्पोर्टेंस भी लोग नहीं लेते कि जो एक टाइम पे हम सोते हैं तो हर दिन हम उस टाइम पे सोएंगे तो जो नींद के इश्यूज़ हैं, जो मेमोरीज़ के इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे कि कुदरत ने हमारे अंदर ये खुद ऑटो पे ये लगाया हुआ है सिस्टम कि एक दिन जिस टाइम पे हम सोए उस टाइम पे दूसरे हमें नींद आती है। हमने खुद ही, जो मोबाइल की हमारी लाइट है वो इतनी तेज़ लाइट है कि वो हमें जो है ना सुबह का दो देती है, हमारे दिमाग को, हमारी आंखों को परसीव होता है कि वो इतनी तेज़ लाइट है। जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो कम लाइट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन वो इस चीज़ को समझता कि अब रात की तरफ जा रहे हैं। अब रातों को लेट के हम तेज़ मोबाइल देख रहे होते हैं, और उसमें जो हमारी वो ब्रेन को क्या मैसेज आता है, वो उसकी वेव्स कौन सी बन रही होती हैं, वो अभी जागता है, अभी दिन हुआ और क्रिटिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर हम नेचर की तरफ जाएं, जो कुदरत ने हमें चीज़ें दी हैं वो बहुत बेहतरीन है। तो अब हमने खुद ही चीज़ों को, नेचर से दूर हुए हैं तो हमारे साथ स्ट्रेस, डिप्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन और ये सारी चीज़ें उसी से आ रही हैं, और प्रॉब्लम भी वहीं से आ रहे हैं। ये ऐसे ही कोट थी, एक तरफा लड़ाई नहीं हो सकती, आप बराबर का हिस्सा ना लें तो आपकी लड़ाई नहीं होगी। रस्साकशी में दोनों फ्रीकीन अपनी अपनी सिमत में जोर लगा रहे होते हैं। एक सिमत का बंदा जोर लगाना बंद कर दे तो दूसरा अपने ही जोर से नीचे गिर जाएगा। जब भी किसी के साथ सख्त तनाव पैदा हो तो आप रिलैक्स हो जाएं, रस्सा छोड़ दें। तनाव और कशीदगी से निकलने का यही तरीका है। रिफ्रेमिंग, ये कंटेंट रिफ्रेमिंग में और कॉन्टेक्स्ट, इसमें जो रिस्पेक्ट अदर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, हमने वो एक प्रीसपोजिशन पढ़ी थी, उसके तहत ये रिफ्रेमिंग है कि हमने दूसरे को भी समझना है। तो उसके लिए हम उसके कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेम, उसको भी खुद भी हम उसके जो है ना व्यू को समझे, पर्सपेक्शन के, और अपने भी समझे कि बंदे ने अगर कोई बात की है, जिसमें इसमें तो हमारे अगर दीन की तरफ भी जाएं तो ये है कि किसी भी अपने खादिम की या किसी मुलाजिम की 70 गलतियां माफ़ करें। वो उसमें गलतियों का मतलब यह है कि 70 रीज़न तलाश करें कि किसी बंदे ने किस वजह से किया होगा। अगर हमें खुद अपने रिफ्रेमिंग, अपने किसी के साथ अगर कोई रिलेशनशिप में या किसी भी तनाज़र में कोई बात हो रही है, तो मैं ये देखूं कि 70 चीज़ें, कि 70 रीज़न देखूं कि इस वजह से उसने किया होगा, ऐसे होगा। ये कॉन्टेक्ट है। और कंटेंट रिफ्रेमिंग, ये सारी आपको इसमें भी बहुत डिटेल, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और इस पे बात करने के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि अब कैसे एक एक चीज़ों को वो किया जाए। इसमें फिर मैम आप 15 कोई मिनट बुक भी रहते हैं। सजेस्ट कर दीजिएगा ताकि फिर हम बुक से भी ना थोड़ा सा पढ़ वो के इन तो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को बुक्स भी फर्दर शेयर क्लियर कर लें। करूंगी, वो मैं आपको, और जो टेस्ट हैं वो भी आपको भेजूंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ करूंगी। और फिर मैंने ये भी कहा कि बीच में हम महीने में 15 दिन में कोई ऐसा डे रख के उस पर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और एक दूसरे से शेयर करें, इस ग्रुप में शेयर करें कि मैंने कितना इसको इस्तेमाल किया, मुझे क्या चीज़ जो है ना मेरे लिए बेहतर हुई, और कैसे ये चीज़ें मुझे फ़ायदा दे रही हैं। ये जब हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमें ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अब जी ये है कि आप इंशाल्लाह। चाहते क्या हैं, ग्रुप के सामने तकरीर करते हुए खौफ ख़त्म करना चाहते हैं, पुरइत्माद होना चाहते हैं, क्या आप चाहते क्या हैं? अगर दूसरे लोग आपसे बातचीत करें तो भी वो कर सकते हैं। तो ये है कि हमें वाई पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, और उसके लिए अपना वाई क्लियर हो। जो मैंने न्यूरोलॉजिकल लेवल में आपको बताया था कि वाई, वेयर, व्हाट, वाई और आई एम, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी तो हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। मकसद तक जाने वाले रास्ते को नापना नहीं है, क्योंकि हफ्तों, महीनों और सालों की अहमियत नहीं है, असल अहमियत इसको हासिल करना है। ये कोट है उसकी, जो कि इस बंदे ने दी है कि कोई भी हमने जो गोल सेट किया है तो हम उसके महीनों, हफ्तों से नहीं घबराना चाहिए। हमें चाहते क्या है, हमें उस पर फोकस करना है। और जो भी गोल सेटिंग की है, जो पर्पज़ है, हमें वाई क्लियर होगा तो उसके बीच में हमें स्ट्रेटजी सेट करनी है, चंक बनाने हैं कि हमें हमारे आगे वो चीज़, जो हमारा लास्ट एंड है, जो पर्पज़ है, वो हमने देखना है। हमें अपने वाई को जो है ना वो क्लियर करना है। ये जो तीर अंदाजी है, वो
जंशन का मतलब है कि मौजूदा लम्हा में लगातार बगैर किसी बैरूनी दबाव के अपनी सोच, जिस्म और माहौल से कुल्ली तौर पर बाखबर रहना। अब जो बंदा खुद कर रहा है, दूसरों के बाहर लोग क्या सोचेंगे, दूसरे क्या करेंगे, जो मेरा जोन है मैं अपने जोन में रह के और जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पर फोकस करूं कि अभी मैं क्या कर रही हूं, मैंने क्या करना है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, इससे हमारा जो है ना जो भी हम कर रहे हैं वो उसको अचीव कर सकेंगे। बाहर की दुनिया पे हम फोकस ना करें, हम अपने ऊपर फोकस करें। जंशन का मतलब है कि मौजूदा लम्हे में लगातार बगैर किसी बैरूनी दबाव के अपनी सोच, जिस्म और माहौल से कुल्ली तौर पर बाखबर रहना। ये वही चीज दोबारा। मैम ये वो जेन स्टेट है, ये जो जेन शन की बात हो रही थी, जैसे कहते हैं ना जेन स्टेट में चले गए या जी जेन स्टेट में रहे। जी, अच्छा। ये उन लोगों ने कोट दी हुई है ना, तो अब वो उसी को उन्होंने देखे, उसी के तहत उन्होंने वो एक टेक्निक बना ली ना कि जेन स्टेट। तो जेन स्टेट ये है जी जो मैंने पीछे बोला है, ये जी। अब जो मैंने पीछे दिया था ना कि प्रोफेसर रिचर्ड वाइसमैन, इन्होंने और इनके हमअसर साइंसदानों की तहकीक ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक्टिंग करने से हमारे ब्रेन जज्बात पर असर मुरतब होते हैं। जो हम एक्टिंग करते हैं तो हमारी जो मॉडलिंग की जो मैंने टेक्निक बताई है ना, आम रूटीन में तेज चलें, कंधे अंदर के बजाय बाहर की तरफ रखें। अक्सर बेशक किसी की मोडालिटी जो भी है, लेकिन हमने अपने अंदर से टेस्टोस्टेरोन जो है ना, जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है, तो हमारी बॉडी पोस्चर चेंज करने से हमारे अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सीधा रखें, जिस्म को ढीला रखने के बजाय चुस्त और मुतर्रक रखें, ताकि आपकी बैरूनी हालत अंदरूनी कैफियत से मिल जाए। याद रखें, ये एक्टिंग सिर्फ चंद मिनट करनी है, जिसके बाद आपके ब्रेन और जिस्म में मतलूबा केमिकल और हार्मोन्स पैदा होकर आपको हकीकी एहसासात, फीलिंग्स देते हैं। इस पे अभी आप एग्री हो गए हैं। ये चीज़ें तो अभी काफ़ी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की, और आइंदा आप इस चीज़ अपनी बॉडी जो है ना उसको खुद से अपने बॉडी को जो है ना इस तरह स्टेट रखना है कि जहाँ से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो। जब आप पुरइत्माद नजर आने की एक्टिंग करते हैं तो आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे आप खुद एतमादी महसूस करते हैं, जबकि कॉर्टिसोल का लेवल गिर जाता है, जिससे आपकी ज़हनी दबाव कम हो जाता है। केमिकल में तब्दीली, जब आप मुस्कुराने के साथ एक्टिंग भी करते हैं तो आपका ब्रेन खुशी पैदा करने वाले केमिकल्स सेरोटोनिन और एंडोर्फिन पैदा करते हैं। ये देखें, कोई पढ़ ले फिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। माशाल्लाह। दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाए। अब अगर उसका गुस्सा रफा हो जाए तो बेहतर है, वरना फिर लेट जाए। देखिए, पोस्चर के बारे में ही है ना, और मुस्कुराना जो कहा तो उससे देखें कि आपका पहले हमारे तो देखें कितने साल पहले बता दिया गया। साइंस ने अब कहा कि आप जब मुस्कुराते तो अंदर से आपके जो है ना मुस्कुराने की चाहे एक्टिंग कर रहे हैं, तो अपने भाई के सामने जब एक्टिंग ही करते हैं ना कि मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है, तो अंदर हमारे लिए कितना फ़ायदा कि हमारे अंदर से वो केमिकल रिलीज हो जाए जो खुशी के बायस बनते हैं। उसमें सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर है, वो निकलते हैं। फिर ये देखेंगे पोस्चर जो कि अपना गुस्सा आए तो बैठेंगे, इसका मतलब है कि हम जब अपनी बॉडी फिजियोलॉजी चेंज करेंगे तो हमारे इंटरनल केमिकल जो रिलीज होते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट से, पोस्चर से, अंदर का जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, जो हमारी स्टेट बनी हुई है वो स्टेट चेंज हो जाती है। अब ये सारे चीज़ें तो हमारे मतलब इस पर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो गए। अरस्तु ने कहा था, अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो आपने सिर्फ अच्छे बनने की वो जो है ना एक्टिंग करनी होगी। हम वही बन जाते हैं जो बार बार करते हैं, और फिर ये एक्टिंग नहीं रह जाती, ये आदत बन जाती है। ये हमारी कोई खूबी या खामी भी हो सकती है, हम जो बार बार करते हैं। और ये है, अगर हम थोड़ी देर के लिए हम हंसे ना, कोई अगर हंस रहा ना तो हम देख के खुद ब खुद दूसरों को, अगर कोई जैसे काफ़ी ग्रुप में लोग हैं ना तो हंसने लगेंगे तो हमें वजह भी नहीं पता होगी, तो जिनको नहीं वजह पता ना वो भी उनको देख के हंस रहे होंगे। और सचमुच में थोड़ी देर हम जो एक्टिंग करते रहते हैं वैसे ही हंस रहे होते हैं, तो हमारे अंदर वो खुशी वाकई सचमुच महसूस होने लगती है। उसमें यही है कि हमारे अंदर से केमिकल रिलीज होते हैं, हमारी फिजियोलॉजी अंदर की वो जो ना खुशी की बन जाती है।
इसका मतलब है कि जिस्मानी हरकत और सकनात से हमारे ब्रेन और जज्बात पर गहरे असरात पड़ते हैं। याद रखें, ईंटों की मजबूत दीवार बनाने के लिए मिस्त्री एक एक ईंट को जोड़ता है। इसी तरह अपने बाकायदगी से रोज़ाना तकनीक पर अमल करना है जब तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। जो भी हमने काम करना है, जब तक हम बार बार जो कुछ हमने सीखा इसको अगर हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हम मुकम्मल दीवार नहीं बना सकते। ये देखें लिथार्जिक बॉडी पोस्चर है, और ये देखें, और हमने कहा जब इस पोस्चर में होंगे तो हमारे किस तरह के हार्मोन अंदर से केमिस्ट्री बनेगी, हमारी फिजियोलॉजी कैसी बनेगी। तो हम अपनी फिजियोलॉजी को अपनी बॉडी पोस्चर के साथ जो है ना चेंज कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो है ना स्ट्रॉन्ग जो बॉडी पोस्चर है उसके साथ 20% इंक्रीज, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल 25% डिक्रीज, रिस्क टॉलरेंस इंक्रीज हो जाता है, 33% हम रिस्क ले सकते हैं। फियर के मीनिंग्स एक्रोनेम क्या है? फॉल्स, ई से एविडेंस, ए से अपेयरिंग, आर से रियल। फॉल्स एविडेंस अपेयर इन रियल। फियर जो हमें होता है उस वक्त हमें जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो रियल में हो रही होती हैं। हमें लग रहा होता कि ये रियल है, हमारा माइंड ऐसे दिखा रहा होता कि ये रियल है। अब टाइम पता नहीं कितना रह गया, ये 7 मिनट्स जी मैम, 7 मिनट्स। अच्छा, कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो है ना ये वाली मैं करवा देती हूँ। ये लास्ट जो है ना जो वर्ल्ड फेमस टोनी रॉबिन मैंने स्टार्ट में कहा था, ये उनकी लास्ट वर्कशॉप्स हैं जो मैंने ली हैं, और उनकी जो चीज़ें हैं वो मैंने थोड़ी सी आपके साथ शेयर करनी थी, और यही हमने पहले मैं करा चुकी हूँ। इसको इस तरीके से अब दोबारा करा रही हूँ कि अब हमें पता चले जो हमने पढ़ा और किया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जो कुछ रह जाएगा आप सारे बताएं कि कल हम कोई एक क्लास कर लें लास्ट, या फिर 1-2 दिन छोड़ के करें, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा है, ये वाला मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ, या आज अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, 2-2 घंटे आप बैठते हैं, ये आपका, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों ने, अच्छा नताशा ने कल का, तो बहुत आप लोगों ने सब्र से मुझे सुना, और आप लोगों ने इतने कोऑपरेट से, और आपने इतना कीमती टाइम जो है निकाल के इस सारे कोर्स में आपने 2-2 दिन दिए, 2-2 घंटे। तो चलें, ये चीज़ें सारी चीज़ें जो है ना हमारी स्टेट और मीनिंग के दरमियान, जितना अब मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की, अब आपका इतना, क्योंकि एक थ्योरी है और एक जो है ना ट्रांसफॉर्म के लिए प्रैक्टिकल है, तो आप जो प्रैक्टिकल में आ चुके हैं थ्योरी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई हैं। हमारी एक मेंटल स्टेट होती है, और उसके साथ कोई पीक लेवल पे जो हमारी स्टेट होगी, चाहे वो नेगेटिव हो, तो उन्होंने कहा टुमारो, तो थोड़ा सा जो अभी जो टाइम है उसमें कर लेते हैं, बाकी कल कर लेते हैं। जो हमारी स्टेट होती है, तो उस स्टेट में हम जो मीनिंग दे के वो अटैच कर लेते हैं, वो एंकर हो जाती हैं। अब हम अपनी वो जो मीनिंग्स होते हैं हम वही हैं। हमने किसी भी स्टेट में अपने आप को जो मीनिंग देनी है वो हमेशा पॉजिटिव देना चाहिए। 3 की हैं हमारे अपने आप को चेंज करने के लिए, एक स्टेट है, एक स्टोरी है, और एक स्ट्रेटजी। स्टेट हमारी कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो हमारी बनती है किसी भी इमोशन में। तो जब भी हमने अपनी आप को चेंज करना है, तो पिछला जो कभी हमारे साथ अच्छा वाकया ज़िंदगी में हुआ है, हम इसको पीक लेवल पे याद करते हैं, और वाकये को हम कैसे ला सकते हैं। हम एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो स्टेट होती है वो पॉजिटिव इमोशन की पीक होती है उसमें, और या कोई ऐसा पॉजिटिव इवेंट जब हमारे साथ हो रहा है वो हमारी एक स्टेट पॉजिटिव बनती है। अब उसमें स्टोरी जो हम मीनिंग देते हैं अपने आप को, आई एम, अगर कोई आई एम कहता आई एम लूजर, आई एम इडल, मैं कुछ नहीं, आई एम हेल्पलेस, जो भी हम आई एम के साथ लगाते हैं वो हमारी स्टोरी है। अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो पीक ऑफ द इमोशन पे, जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि कोई अपना अच्छा वाकया याद करें, बहुत खूबसूरत वाकया, उसी तरह जिस तरह आप उसको ऐसे याद करें, जो कुछ उस वक्त देख रहे थे वही कुछ देख रहे हैं, जो कुछ उस वक्त सुन रहे थे वही सुन रहे हैं, जो कुछ उस वक्त महसूस कर रहे थे वही महसूस कर रहे हैं, जो स्मेल उस वक्त आ रही थी वही आ रही है अभी। तो जब आप पूरे उस स्टेट में चले जाएं तो अपने साथ अपने आप को मीनिंग दें, अपने आप के साथ जो मीनिंग दें कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ,
कोई एक लफ्ज़ जो अपने आप को जो चाहते हैं कि आप बनना चाहते हैं, वो जब आपकी पूरा वो पीक, जब आप बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेट में थे, वो आ चुकी है, तो अपने आप को वो मीनिंग दे और अपनी ओल्ड स्टोरी को ख़त्म करके न्यू स्टोरी करें। जहाँ पे आपने अपने लिए कोई नेगेटिव वर्ड्स साथ जोड़ा हुआ है, अब अपनी नई स्टोरी बनाएं। सारा मैटर है स्टेट, स्टोरी और स्ट्रेटजी का। अब स्टोरी चेंज कर दी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये आपने स्टेट, उसके साथ जो आपका पूरा पीक का इमोशन होगा, जो मैंने पहले सारी चीज़ बताई है, उस इमोशन के साथ हम खुद को एंकर कर सकते हैं। और दूसरी नई जो अपनी, जो हम करना चाहते हैं, अपने वाई के साथ, वेयर के साथ, हाउ के साथ अपनी वो जोड़ सकते हैं कि हम कैसे, किस तरह कर सकते हैं। स्ट्रेटजी हमेशा वाई और व्हाट के बाद आएगी। स्टोरी, बिलीफ, कंट्रोलिंग। हम जो बिलीफ रखते हैं, जो मैंने इनर वॉइस का आपको बताया था कि हम जो अपने बारे में यकीन रखते हैं, और यकीन कहाँ से बनते हैं, और यकीन में फिर मैंने बताया था कि लिमिटिंग बिलीव हैं और एम्पावरिंग बिलीव हैं। तो हम अपनी स्टोरी, अपने बिलीव को चेंज करेंगे। जब हम बिलीव को चेंज करेंगे, हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी और हम जो चाहते हैं हम वो बनेंगे। टोटली ये 3 चीज़ें ही हैं, अपनी स्टेट, स्टोरी और स्ट्रेटजी। तो स्टेट अपनी कैसे, कोई म्यूज़िक सुन के, वो अपना पोस्चर चेंज करके, और मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके हम इमोशनल स्टेट जो है वो कंट्रोलिंग बना सकते हैं। और जब वो हमारी एम्पावरिंग स्टेट होगी, और उस स्टेट में हम अपनी स्टोरी उस टाइम चेंज कर सकते हैं। जो हमारे बिलीव हैं, उस टाइम हम अपने जो लिमिटिंग बिलीव हैं उसको एम्पावरिंग बिलीव में कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कैसे करवाते हैं, ये इतना ज़्यादा वो करते हैं, जो इनकी वर्कशॉप्स होती हैं तो उनमें ये करते हैं कि ये पहले म्यूज़िक लगाते हैं, उनसे पहले इनके बंदे होते हैं, जो इनके जो टीम मेंबर होते हैं, वो टीम मेंबर जो है ना, वो पहले एक्सरसाइज करवाते हैं, और जो एक्सरसाइज करवा के पूरा इमोशंस, अंदर की जो केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी चेंज हुई होती है, उस इमोशंस के बाद आके जब ये जो है ना लेक्चर्स देते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं, वो लोग उसी टाइम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो ज़ाहिर इस तरह का लोग ना तो इन चीज़ों को समझते हैं, और बहुत सारे जो कर भी रहे हैं, जब लाइव करते हैं और जो फिज़िकल सेमिनार करते हैं तो उसमें वो यही करते हैं, और वहाँ पे वो लाखों जो है ना वो चार्जेस करते हैं। वो इसी वजह से कि उन्होंने इस तरह से, उनको तरीका पता चल चुका होता है कि बंदों को उसी टाइम पे वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। जो बातें वो बोलते हैं वो डायरेक्ट उनके सबकॉन्शियस में जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का उनको इफेक्ट भी लगता है। तो मैं आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों के अंदर आपके अंदर चेंज आएगा, और आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, और आपको लाइफ में ये चीज़ें समझ आएंगी। अब जो बाकी रह गया इंशाल्लाह, वो इस सेमिनार का मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो कल करते हैं, और अभी ख़त्म होने को आ रहा है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी की जो थ्योरी के बाद जो है ना, मैं प्रैक्टिकल जो है ना वो कल इंशाल्लाह बाकी करूंगी।